नमस्कार। चलिए सीधे 19 अप्रैल 2026 के उन अहम घटनाक्रमों को समझते हैं जो भारत की रणनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे एक घटना का असर दूसरी पर पड़ता है और भारत इन उलझी हुई चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। आइए इसी की गहराई में चलते हैं। आज की हमारी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। हम वैश्विक संकटों और ऊर्जा सुरक्षा से शुरू करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में भारत की तरक्की को देखेंगे। इसके बाद भारत के नाजुक इकोलॉजिकल फ्रंट्स का जायजा लेंगे और आखिर में डिप्लोमेसी और एथिक्स के जरूरी सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बाहरी झटकों की जो सीधे सीधे भारत की ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। 20% दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये समझिए कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और जब इस रास्ते में कोई भी रुकावट आती है ना, तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। और देखिए, अब वही रुकावट आ चुकी है जो अब तक एक स्टैंड ऑफ था, वो अब सीधी कार्रवाई में बदल गया है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में इस अहम रास्ते को बंद कर दिया और तो और 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग भी की है। अब भारत इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक बहुत ज़रूरी मोहरा बन गया है। यूएई के मंत्री का ये बयान, यह आर्थिक आतंकवाद है, इस संकट की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। यह सिर्फ एक समुद्री नाकाबंदी नहीं है, बल्कि इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है? बहुत से लोग सोचते हैं यूएई और ईरान, लेकिन सही जवाब है ओमान और ईरान। ज्योग्राफी के ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में फंसा देते हैं। तो ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और मल्टी लेयर्ड रही है। 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल का गठन किया गया है। ये विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही डिप्लोमैटिक चैनल्स पर भी भारत पूरी तरह से सक्रिय है। और यहीं पर एंट्री होती है सागर सिद्धांत की, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इंडियन ओशन रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। इसका मकसद है नौवहन की आज़ादी और एक स्थिर समुद्री व्यवस्था बनाए रखना। ये पूरी स्थिति ना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता को एकदम साफ दिखाती है। अमेरिका के प्रतिबंधों में ढील और भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना ये दिखाता है कि भारत कैसे बड़ी शक्तियों के दबाव के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। GS2 के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बाहरी मोर्चों के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि भारत अंदर से खुद को कैसे मजबूत कर रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो चलिए अपने दूसरे खंड में इसी पर नजर डालते हैं। 100 गीगावाट, जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये 2047 तक भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो भारत दुनिया के टॉप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स में शामिल हो जाएगा, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये लक्ष्य हासिल होगा कैसे? इसके लिए प्रस्तावित शांति एक्ट एक बहुत अहम कड़ी है। इसका मकसद एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन करके इस सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलना है। ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये जो टाइमलाइन है, ये भारत के 30 साल के डिजिटल सफ़र की कहानी बताती है। 1995 में VSNL के जरिए जब इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा था, वहां से लेकर आज के इंडिया AI मिशन तक टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रही, बल्कि ये शासन और एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक चुनौती भी आती है। ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को ही ले लीजिए। एक तरफ है चीन, जिसका मार्केट पर लगभग 80% कब्जा है। दूसरी तरफ है भारत, जो अपने नेशनल रोबोटिक्स मिशन और PLI जैसी योजनाओं के जरिए इस फील्ड में अपनी नींव रख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस दौड़ में चीन को टक्कर दे पाएगा? ये चार्ट देखें, ये इस चुनौती के स्केल को एकदम साफ कर देता है। 80% बाजार पर चीन का कब्जा है। इसका मतलब भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। टेक्नोलॉजी की इस दौड़ के बीच पर्यावरण का सवाल भी खड़ा है। हमारा तीसरा खंड इसी विकास और जैव विविधता के नाजुक संतुलन पर है, जो GS3 का एक मुख्य विषय है।
चंबल अभयारण्य का ये मामला, ये विकास बनाम संरक्षण की उस बहस का एक परफेक्ट उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ 732 हेक्टेयर जमीन के बारे में नहीं है, ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल के आखिरी सुरक्षित घर को बचाने के बारे में है। और यहाँ एक बार फिर प्रीलिम्स के लिए एक बहुत कॉमन मिस्टेक से बचना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में जो चीते लाए गए हैं वो अफ्रीकी चीता है, ना कि एशियाई चीता जो अब सिर्फ ईरान में मिलते हैं। इन दोनों उप प्रजातियों के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो ये अभी भी जारी है। बन्नर घट्टा में दक्षिण अफ्रीका से 4 नए चीतों का आना सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है कैप्टिव आबादी के बीच जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना। ये इस प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर चलते हैं, जहां हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे जो भारत के हर कदम को दिशा दे रहे हैं, चाहे वो कूटनीति हो, सुरक्षा हो या नैतिकता। यह खंड GS2 और GS4 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की बात करें तो वो खुद को अमेरिका ईरान तनाव में एक मध्यस्थ की तरह पेश कर रहा है, लेकिन अगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखें, चाहे वो CIA का ऑपरेशन साइक्लोन हो या अफगानिस्तान में उसका डबल गेम, उसकी नीतियां हमेशा स्ट्रैटेजिक डेप्थ के सिद्धांत से ही प्रेरित रही हैं, ना कि किसी तटस्थ मध्यस्थता से। ये उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो बहुत संवेदनशील है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीटों का DNA टेस्ट शुरू कर रहा है। इसका मकसद चोट से बचाव और बेहतर ट्रेनिंग बताया जा रहा है। लेकिन ये कदम निजता, सहमति और भेदभाव जैसे कई गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े करता है। तो इस मुद्दे को GS4 के नजरिए से कैसे देखें? कांटियन नैतिकता का सिद्धांत ये सवाल पूछता है, क्या हम एथलीटों को सिर्फ पदक जीतने का एक साधन मान रहे हैं? उपयोगितावाद का सिद्धांत इसके लाभ और हानि को तौलता है, और कानूनी तौर पर यह मामला पुट्टस्वामी जजमेंट में दिए गए निजता के अधिकार और DPDP एक्ट 2023 के दायरे में आता है। GS4 के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो आज की पूरी चर्चा के बाद हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। वैश्विक संकटों और घरेलू चुनौतियों के इस जटिल जाल में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति आखिर है क्या? हमारी रणनीतिक स्वायत्ता, हमारी लोकतांत्रिक जड़ें, या फिर हमारी तकनीकी क्षमता? इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।